नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे माह दिसंबर में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह का कार्य, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के
और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था। शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे। शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों। आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो।
या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे। जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जब आपका जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वह होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है वो होती है गोचर कुंडली। तो आपके सामने कर्क राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली है। अब आपकी कुंडली में दिसंबर के महीने में बहुत ही खूबसूरत ग्रहों का संयोजन, ग्रहों का योग बन रहा है। देखिए, जो पहला योग है वो है शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग और इस योग पर राहु की दृष्टि पड़ रही है जो कि शुक्र और बुध के प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह है सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। दोनों का गोचर कुंडली के सर्वाधिक शुभ भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, लाभ का भाव, संतान और शिक्षा का भाव, इसमें गोचर है और दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं। दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है तो पंचम भाव के भी और एकादश भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह बन रहा है शनि और मंगल का नवम पंचम योग, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग है। शनि से पंचम भाव त्रिकोण के भाव में है मंगल, मंगल से नवम पर हैं शनि। और जो चौथा महत्वपूर्ण योग है वह है शनि और गुरु का संबंध। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। देखिए, जो पहला महत्वपूर्ण योग बन रहा है वो शुक्र और बुध का। शुक्र और बुध का जो योग होता है इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। इस योग के बनने पर माता लक्ष्मी
और भगवान विष्णु दोनों का आगमन आपके घर में होता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि शुक्र और बुध किन किन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। एकादश भाव क्या होता है? लाभ का भाव, हर तरह का लाभ, धन का, संतान का, शिक्षा का, विवाह, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सोशल सर्किल, फ्रेंड सर्किल, तो इन सब का लाभ शुक्र आपको प्रदान करेंगे। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और केतु का गोचर है। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, सोशल रिलेशंस। शुक्र चतुर्थ के स्वामी होकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बली हुए, आप नया घर भी ले सकते हैं। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। चूँकि शुक्र बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं और आपके राशि के स्वामी चंद्रमा तो अपने आप में बहुत ही शीतल और सौम्य ग्रह हैं, तो आपके स्वभाव में माधुर्य होगा, वाणी मीठी होगी, व्यवहार मिलनसार होगा और शुक्र के प्रभाव से किसी भी तरह का तनाव हो, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, हर तरह की समस्या को आप सुलझा लेंगे। और केतु के प्रभाव से अचानक से आपको भौतिक संपदाओं का लाभ मिल सकता है। अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, मकान आप खरीदना चाह रहे थे वो आप खरीद पाएंगे, या घर की सुख सुविधा के साधन। और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, ये सब आप क्रय करेंगी। बुध यहाँ पर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और नवम छठे भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु हैं जो कि भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। और कर्क राशि वैसे ही देवगुरु की उच्च की राशि है, देवगुरु की पंचम दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको ये सभी लाभ प्राप्त होंगे। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन ट्रेडिंग का होता है, तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज्म से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। तीसरा हाउस आपके भाई बहन का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपके भाई बहनों के जीवन में भी सुख, समृद्धि, संपन्नता का आगमन होगा। शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव के स्वामी हैं बुध। शुक्र तो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा।
नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी। विदेशी व्यापार के मामले में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा थी तो वह दूर होगी। और चूंकि छठा भाव नौकरी का होता है और बुध की शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। साथ ही साथ पंचम भाव जो संतान और शिक्षा का होता है, उसमें सूर्य का गोचर है और पंचम के स्वामी मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं और 12वां देवगुरु नवम भाव में, जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, इसमें गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, विदेश जा करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि 16 दिसंबर तक ही सूर्य रहेंगे पंचम में, लेकिन जो छात्र आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनकी ये तलाश भी इस गोचर काल में पूरी होने जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग है वो सूर्य और मंगल का समसप्तक दृष्टि संबंध। सूर्य की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि सूर्य। सूर्य और मंगल दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। सूर्य आपको शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ले जाएंगे। मंगल आपको फोर्स, पुलिस विभाग, मेडिकल सर्जरी, टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जॉब दिलाएंगे। अब यहाँ देखिए, सूर्य और मंगल का एक और बढ़िया संबंध बन रहा है। सूर्य धन के भाव के स्वामी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। अब मंगल किस रूप में धन का संचय कराते हैं? जमीन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में। तो मंगल के प्रभाव से प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है, शुक्र के प्रभाव से भी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। और अगर दो ग्रह, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर दो ग्रह एक ही घटना को वेरीफाई करें तो वो घटना घटित होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों बलवान स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से आप चतुर्थ भाव और दूसरे भाव के लाभ प्राप्त करेंगे। यानी या तो धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा, या फिर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। दूसरी बात, थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी होगी। चूंकि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, पंचम संतान भाव होता है, तो जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। यहां पर मंगल दशम के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं। दशम कार्य क्षेत्र, आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन और लाभ के भाव में बैठे हैं। दशम के स्वामी होकर एकादश में गोचर कर रहे हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता, लेकिन जो ग्रह स्थिति बन रही है और चूंकि यहाँ पर राहु दशम में है, तो अचानक से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। आप व्यापार कर रहे हैं तो बहुत बड़ा उसमें उछाल देखने को मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, व्यापार व्यवसाय या खुद का कोई स्टार्टअप, फैक्ट्री, कुछ भी कर रहे हैं, हर हालत में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण संबंध है वह है शनि और मंगल का।
नवम पंचम योग। देखिए, नवम भाव और पंचम भाव त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, शनि से आप गिनिए 1 2 3 4 5। शनि से 5वें स्थान पर है मंगल, और मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शनि से नवम पर हैं, मंगल से नवम पर है शनि। तो दोनों एक दूसरे से त्रिकोण के भाव पर हुए। जब त्रिकोण के भाव पर कोई भी दो ग्रह गोचर करते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करते हैं और एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। मंगल से शनि त्रिकोण पर हैं, और शनि कहाँ पर बैठे हैं? सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? व्यापार का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है। शनि मार्गी हो चुके हैं, 23 अक्टूबर थे। ऐसा नहीं है कि शनि विवाह नहीं कराते हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो विवाह को डिले करा देते हैं। चूंकि मार्गी हो चुके हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, तो सप्तम भाव के 7th हाउस के सभी शुभ फल आपको देने जा रहे हैं। तो विवाह कराएंगे आपका। दाम्पत्य जीवन में जो एक नीरसता आ गई थी, जो एक रूखापन आ गया था, वह भी दूर होगा। और व्यापार व्यवसाय को तो शनि बुलंदियों पर ले जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शनि दिग्बली भी होते हैं। और अगर आप शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, चूंकि शनि सप्तम के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, चूंकि मंगल कर्म भाव के स्वामी हैं और मंगल और शनि का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो शनि से संबंधित जो भी कार्य हैं, रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, जमीन खरीद करके प्लाटिंग करने का काम है, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मकान बनाकर बेचते हैं, या कमीशन एजेंट हैं आप, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, या फिर आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो शनि के बारे में सप्तम भाव में गोचर करने पर सिर्फ एक बात कहूँगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सप्तमस्त शनि सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। सिर्फ इतने से आप समझ जाइए, आपका व्यापार व्यवसाय इस लेवल का होगा कि आप सैकड़ों हजारों लोगों को, उनकी आजीविका आपके कारण चलेगी। सैकड़ों हजारों को आप रोजगार देंगे, इस लेवल का आपका व्यापार व्यवसाय होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में हुए, या आपके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान हुई और शनि आपके जन्म कुंडली में सप्तम में है, तो व्यापार बुलंदियों पर जाएगा। मंगल के बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इसलिए दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण योग के बारे में। चौथा जो महत्वपूर्ण संबंध है वह शनि और गुरु का संबंध है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब कोई दो ग्रह किसी एक घटना को वेरीफाई करें, वह घटना घटित होती है। अब यहाँ आप देखिए, शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, और यहाँ पर देवगुरु है। तो देवगुरु और शनि दोनों ही नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब नवम भाव से संबंधित क्या घटनाएं घटित होंगी? नवम भाव लंबी यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। तो आप देव दर्शन के लिए, तीर्थाटन के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। नवम भाव पिता का होता है,
पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का स्नेह मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आपके पिता ही आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करेंगे या आपके लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करा देंगे। और क्या होता है नवम भाव से? नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है इस गोचर काल में। और क्या हो सकता है? नवम भाव गुरु का होता है और यहाँ पर गुरु का ही गोचर है, तो आपको एक ऐसा योग्य गुरु मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। खास करके अगर आप 50+ हैं, आपकी रुचि एकदम से धर्म और अध्यात्म की ओर मोड़ दे, आपको ईश्वर से जोड़ दे, ईश्वर में आपकी आस्था को बढ़ा दे, धार्मिक कार्यों को, मांगलिक कार्यों को आपके द्वारा कराए, एक ऐसा गुरु भी आपको मिल सकता है। ये घटनाएं नवम भाव से संबंधित हैं। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। अब लग्न भाव से क्या घटनाएं घटित होंगी? लग्न भाव तो व्यक्तित्व है आपका, लग्न भाव तो आप खुद हैं। आपसे संबंधित जो भी बातें मैंने आपको शुरू से आखिर तक बताई हैं, वो सभी बातें घटित हो सकती हैं। सूर्य का मंगल का क्या प्रभाव बताया, वो घटित हो सकता है। शुक्र और बुध का क्या प्रभाव बताया, वो घटित हो सकता है। शनि मंगल का क्या प्रभाव मैंने बताया, वो आप घटित हो सकता है। चूँकि आपके लग्न भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सभी घटनाएं घटित होने का योग है। शर्त सिर्फ इतनी है, कैसे आप इस चीज़ को चेक करेंगे, कैसे आप वेरीफाई करेंगे? आप नेट से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड कीजिए। अब पहली बात तो ये देखिए कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा गतिमान है। आप उस ग्रह का उपाय कीजिए, तीनों का ही उपाय कीजिए, जिसकी महादशा है, जिसकी अंतर्दशा है और जिसकी प्रत्यंतर दशा। दूसरी बात, जब आप कुंडली डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें ग्रहों का अंश बल भी मिलेगा। अगर ग्रहों का अंश बल 10 डिग्री, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है, तो वो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है। ये आप अपनी जन्म कुंडली से चेक कीजिएगा, गोचर से नहीं। लेकिन जिस ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से कम है, वो कमज़ोर है, उसका उपाय कीजिए। जिसका अंश बल 18 डिग्री से ज़्यादा है, वो भी कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे, उसका भी आप उपाय कीजिएगा। आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को
सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है।
शनिदेव को छल कपट झूठ फरेब बेईमानी आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।